नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी एचएसएससी ऑल एग्जाम की 9वीं क्लास है। आज का हमारा लास्ट जो पार्ट है वर्गमूल घनमूल का है, और लास्ट ही पार्ट हमारा घड़ी का है, और लास्ट ही जो पार्ट है वो हमारा वर्णों से संबंधित जो हमारा टॉपिक था। तो आज वर्ण में हम पढ़ेंगे घोष क्या होते हैं, अघोष, अल्पप्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले वर्गमूल घनमूल की जो लास्ट क्लास है, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है 18,225 का वर्गमूल यदि दिया गया है 135। ठीक है, तो हमें निकालना है 18,225 का वर्गमूल जमा 182.25 का वर्गमूल जमा 1.8225 का स्क्वायर रूट प्लस 0.01822225 का स्क्वायर रूट। इसका इसका मान निकालना है। ये तो हमें दिया गया है और इसका हमें मान निकालना है। देखो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम जब भी तैयारी करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले सीखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब पहले तो ये पॉइंट ही खत्म करो। इसका स्क्वायर रूट तो दिया गया है 135 लिख दिया हमने। इसका स्क्वायर रूट तो 135 तो लिखना है। ठीक है, और यहाँ राइट साइड में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो नीचे कितने जीरो आएंगी? 2 आएंगी। तो वर्गमूल का 1 हो गया, क्योंकि नीचे 2 जीरो आएंगी तो अपॉन हो गया 100, और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो 10 यदि 10 आएगा तो यानी कि 1 जीरो का मतलब 1 पॉइंट लग गया। ठीक है, यहाँ देखो 135 इसका स्क्वायर रूट, यहाँ कितनी जीरो है? 4 जीरो। 4 जीरो की बन गई वर्गमूल, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 जीरो, तो 2 जीरो का मतलब 2 अंक छोड़ देंगे राइट साइड में। यहाँ यहाँ 135 6 3 बन गई, तो 3 अंक छोड़ देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे? मैंने बताया था, हमेशा वर्गमूल के नीचे दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है हमें। एक पॉइंट दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, 0.135। इसको जोड़ेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। जोड़ तो लोगे अपने आप ही। हमेशा जब भी दशमलव में जोड़ या घटा करते हैं, ठीक है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है। ठीक है, 2/√7 जमा √5। ठीक है, प्लस 7/√12 माइनस √5 प्लस 5/√12 √12 और माइनस √7। अब जैसे मैंने एक बात बताई थी, तुम्हें ध्यान हो तो, कि नीचे वाली संख्या का जो अंतर है ऊपर वाली संख्या होती है, तो हर का परमेकरण नहीं किया जाता, सिर्फ इसके निशान चेंज करते हैं। इसका जब रेशनलाइजेशन करोगे, हर का परमेयकरण करोगे, 7 में 5 गया तो 2 बचेगा। तो इसका रेशनलाइजेशन हमेशा यही आएगा कि इसके निशान चेंज होंगे, बस टाइम खराब मत करना। ये होगा, यहाँ देखो प्लस √12 जमा √5, यहाँ देखो जमा √12 प्लस √7। अब देखो, अब देखो √5 से √5 कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 12 से 12 एक दोनों जमा के है ना, तो 1 12 हो गया, 2√12 हो गया। ठीक है, प्लस √7, और √7 कितने हो गए? 2√7। ये ऑप्शन है। ठीक है, बाकी बीच में इसमें रकम कहीं न कहीं यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो निशान चेंज होने के बाद इसमें 7 से 7 कैंसिल होगा, 12 से 12, 5 से 5, जीरो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ या तो यहाँ माइनस है या यहाँ माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ए 2 माइनस √3, और बराबर तीनों पक्ष बराबर है इसमें, बी इंटू 2 प्लस √3 और बराबर 1।
हमें निकालना है ए स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। ये निकाल देख, जब तीनों पक्ष बराबर हैं, ये तीनों पक्ष बराबर हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 - √3 बराबर 1। और इसको लिखेंगे b इंटू 2 + √, इसको भी बराबर क्या लिखेंगे, बराबर 1। ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू आ गई 1/2 - √3, क्योंकि ये गुणा में मल्टीप्लाई में है, बराबर से उधर जाएगा, अपोन में चला जाएगा। यहाँ b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 + √3। अब देखो, इस दोनों का अंतर इसके बराबर है, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + √3 हो जाएगी। यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - √3। ए और बी की वैल्यू, इसका मान निकालना है, यहाँ पुट कर दो बस। ए की जगह क्या लिखेंगे, इस ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे 2 + √3 की स्क्वायर, और माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, 2 - √3 की स्क्वायर। स्क्वायर हम करनी आती है, स्क्वायर कैसे करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। एक ए जमा बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab। तो ये कर दूं, 4√3 कर दूं, माइनस, और माइनस मैंने बताया था, माइनस के बाद वाली चीज है वो हमेशा ब्रैकेट में आती है ऐसे। तो ब्रैकेट में करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गया। तो इसको तो एज इट इज लिख दूं मैं, 2 का वर्ग क्या होता है, 4, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 3 7, और प्लस 4√3। तो इसको इसको मैं लिख दूं 7 + 4√3 लिख देता हूँ, इसको लिख दिया, माइनस 4 3 7 माइनस का 7, और माइनस माइनस बाहर है, माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4√3 हो गया। तो देखो, 4 3 7 जमा का और 7 माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। 4√3 और 4√3, इसका आंसर फिर क्या देंगे हम, 8√3। 0.01 और प्लस 0.0064, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में पता है, पहले राइट साइड से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो इसका दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 64 का वर्गमूल क्या आ गया, 8। और 4 जीरो की जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 जीरो की कितनी जीरो बन जाएंगी, और 2 जीरो का मतलब है 2 अंक छोड़ देंगे, एक तो है 2, ये आ जाए। तो इसका स्क्वायर रूट ये आ गया, प्लस इसमें जोड़ेंगे 0.01, मैंने बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, और 0.1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया। तो 0.09 का अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ये बाहर वाला निकालना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 9/100, ठीक है। 9 का वर्गमूल क्या आ गया, 3, 100 का क्या आ गया, 10, एक जीरो का मतलब point। तो ऐसे सिस्टम से निकालोगे ना तो फिर गलत नहीं होगा। और बाकी प्रैक्टिस के बाद तो खुद ही पता लग जाएगा, 4 अंक है, 2 जीरो आएंगी, ठीक है, तो वो सीधा पता ही लग जाता है। अब जैसे पूछा जाए √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो तुम्हें पहले ही याद है 0.09 होगा, तो ये आते ही तुम टाइम खराब ही नहीं करोगे। ये तो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए एक एक चीज खोल रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस के बाद खुद ही पता लग जाएगा कि इसका जो स्क्वायर रूट है 0.3 ही आएगा। 0.3 को 2 बार गुणा करोगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे तो 2 अंक छूटेंगे राइट साइड से। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी, 2 - √3 अपॉन 2 + √3, इसका स्क्वायर रूट निकालना है।
तो स्क्वायर रूट मैंने बताया था रैशनलाइजेशन होता है, हर का परमेयकरण होता है। हर का परमेयकरण कैसे होता है, नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे निशान चेंज करके हम गुणा करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो a माइनस बी 2 बार हो गया, यानी कि 2 माइनस अंडर रूट 3, ये कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वेयर और माइनस में b स्क्वेयर होता है। ठीक है, ऊपर वाला खोल लेंगे, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और नीचे क्या है हमारे पास, 2 का वर्ग 4, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा। तो ये क्या आ गया, 7 माइनस 4 रूट 3 आ जाएगा। और अब इसका क्या निकालना है, स्क्वेयर रूट निकालना है। ठीक है, तो स्क्वेयर रूट फिर इसका ऐसे निकाल देंगे। तो 7 में से 4 अंडर रूट 3 का मान होता है 1.7 होता है। इसका 1.7 ही तो होता है, 1.7 होता है। तो 1.7 होता है, 17 चौका 68, 7.6.8। ठीक है, तो ये बच गया 1.8 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर निकालना आता है तुम्हें, 18/10। अब 18 का मैंने नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट, इसका 10 का तो पता है, तो 3.165 होता है। 18 का मैंने तुम्हें बता रखा है, क्या बताया था 18 का, कैसे बताया था, 18 के ऐसे फैक्टर करो कि पहले वाली संख्या का वर्गमूल निकल जाए। जैसे 16 प्लस 2 कर सकते हो, 25 माइनस 7 कर सकते हो, जैसे इसको ऐसे लिखो, 16+2। ठीक है, क्योंकि जोड़ 18 आना चाहिए, मैंने सिखाया तुम्हें सिंप्लीफिकेशन। 16 क्या होता है, 4, और यहाँ 2/4 का दुगुना लिखा जाता है, 4 दूनी 8, 8 चौका 32 में 2 घटाओगे, 2 जोड़ोगे 34/8। अब 34 में 8 का भाग दोगे, वो स्क्वायर 18 का माना जाए। ये मैंने सिखा रखा है, ध्यान करो। सीधा डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि 2 है ना, 2, 2 में -1.7 घटाओ और 2 में 1.7 जोड़ो, ऐसे भी निकाल सकते हो। सीधा मान रख दो, यही रेशनलाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े। ये कितना आ गया, 0.3, और ये कितना आ गया, 3.7। दशमलव से दशमलव कैंसिल, एक एक दशमलव स्थान पे 3 का निकाल दो और 37 का निकाल दो। 3 का 1.7 होता है और 37 का तुम्हें निकालना, तो कैसे भी कर लो जी। देखो, घड़ी में जो लास्ट टॉपिक बच गया था, वो ये बच गया था कि मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति 9 और 10 के बीच घर से गया। कोई व्यक्ति है, वो 9 और 10 के बीच घर से गया है वो। ठीक है, घर से गया, और जब वो वापस घर आया तो 2 और 3 के बीच आया, 2 और 3 के बीच में वापस आया। अब ऐसे क्वेश्चन में पता क्या पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि वह घर से वह कब तो गया था, वह घर से कब गया, और पूछेंगे वो कब आया, कब आया, घर से कब गया था और वो कब आया। अब सुनो, 9 और 10 के बीच तो गया है और 2 और 3 के बीच आया है, लेकिन कब आया, कब, वो तो कभी भी आ सकता है, लेकिन इसमें एक लाइन और जोड़ेंगे कि जब वह आया तो जो घंटे की सुई थी, जो घंटे की जो सुई थी वो मिनट की हो गई, और जो मिनट की सुई थी वो घंटे की हो गई। ये कंडीशन होगी, मिनट की जो सुई थी वो घंटे की हो गई। समझ गए क्या बात, जब वो 9 और 10 के बीच घर से गया और 2 और 3 के बीच आया, अब वो कब आया कब गया तो वो तो कोई भी समय हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट समय कब पूछेंगे, जब ये कहेंगे कि जब वो गया था तो जो घंटे पर जो सुई थी वो आया, जो मिनट की हो गई,
और मिनट की जो सुई थी वो आया जब घंटे पे चली गई। तो हमेशा ये जो घंटे की सुई मिनट की सुई का जो स्थानांतरण होता है वो 60/13 का गुणज के बराबर होता है। 60/13 याद रखना है, ये छोटी सी बात याद रखना है, 60/13 के गुणज के बराबर होता है। देखो तुम्हें लिखना है 9 और 10 और नीचे लिखना है 2 और 3। अच्छा 60/13 से गुणा करना है किससे? 60/13 से गुणा करना है किससे? अब देखो कब गया, तो 9 और 10 के बीच गया था वो, तो 9 बजकर गया, कब गया तो 9 बजकर, अब 9 के सामने क्या है 3, तो इसको 3 से गुणा करना है। और वो कब आया, कब आया ये पूछा जाए तो आया 2 और 3 के बीच में था, यानी कि 2 बजकर और 60/13 से तुम्हें गुणा करना है। 2 के सामने क्या है, 2 के सामने क्या है 10, तो इसको 10 से गुणा करना, ये इसका सूत्र होता है। कब गया तो 9 बजकर वो गया कब था 9 बजकर 60 दिया 180/13 और 13 एकम 13 बच गए कितने 5, 13×3 = 39, यानी कि वो व्यक्ति 9 बजकर 13 से ही 11/13 पर गया था। ठीक है, और आया कब, आया कब 2 बजकर वो 600/13, 13×4 = 52, 8, 13×6 = 78, 2/13, यानी कि वो आया था 2 बजकर 46 से ही 2/13। तो जाने का समय पूछा जाए तो नोक के सामने देखना है क्या है, आने का समय पूछा जाए तो 2 के सामने देखना है क्या है, क्योंकि बजेंगे 9 या 2, 10 बजाएगा तो 10 से ऊपर का समय चला जाएगा। 9 और 10 के बीच की बात है तो 9 बजकर, और नोक के सामने क्या है 3, तो 3 से गुणा करना है किसको 60/13। 60/13 क्या होता है, ये सुइयों का जो स्थानांतरण होता है वो 60/13 की गुणा के बराबर। अच्छा एक इस तरह का क्वेश्चन आए कि 12 बार बजने में, कोई घड़ी 12 बार बजने में, 12 बार बजने में, 12 बार बजने में 22 मिनट का समय लगता है, तो बताओ 7 बार बजने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? किसी घड़ी को 12 बार बजने में 22 मिनट का समय लगता है, तो 7 बार बजने में कितना समय लगेगा? तो एक तो ये ध्यान रखना कि 12 बार बज रहे हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक बार एक समय ये लगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 12 बार बजने में कॉलम बनते हैं 11, यानी कि 11 का जो टाइम दिया है 22 मिनट, एक का देंगे 11×2 = 22, 11 भाग में आ जाएगा 22 के। तो 7 बार का मतलब कॉलम कितने बनेंगे 6, तो यानी कि 7 बार बजने में कितना समय लगेगा 12 मिनट। फिर समझो 11 बार, 11 कॉलम बनते हैं 22 मिनट में, एक बनेगा 22/11 यानी कि 2, ठीक है, और 6 कॉलम बनेंगे 12 मिनट। एक मैं कहूँ कि एक घड़ी है, घड़ी में 3 बजे, ठीक है 3 बजे, यदि घंटे की सुई को, यदि घंटे की सुई को 135 डिग्री घुमाया जाए तो क्या समय दिखाई देगा? 135 डिग्री घुमाया जाए तो क्या समय दिखाई देगा? देखो घड़ी में बजे हैं 3, यहाँ 3 बजे, ठीक है, और घंटे की सुई को घुमाया है, यहाँ 4 बजेंगे, यहाँ 5, यहाँ 6 7 8 9 10 11 12। अब घंटे की सुई को 135 डिग्री घुमाया है ना, देख यहाँ से घुमाएंगे तो ये 30 डिग्री का कोण है, 30 यहाँ से 30, 30×2 = 60, 30×3 = 90, 30×4 = 120, तो 120 डिग्री घुमाते हैं तो 7 बज जाएंगे। तो बाकी बाकी कितनी बच गई 15 मिनट, 15 डिग्री बच गई, तो 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री, यानी कि घंटे की जो सुई है
मैंने बताया था घंटे की सुई 1/2 डिग्री जब घूमती है तो 1 मिनट का समय लेती है। ठीक है, 1 मिनट का समय लेती है। आधा डिग्री में 1 मिनट, पूरा 1 डिग्री घूमते ही वो 2 मिनट लेती है। और घंटे की सुई को चलना कितना है, 15 डिग्री, तो 15 दूनी 30 मिनट, तो 7.5 हो गए। देखो हिंदी का लास्ट टॉपिक हमारा, एक तो हो गया घोष, एक हो गया अघोष, एक हो गया अल्पप्राण, अल्प प्राण आएगा, अल्प, अल्पप्राण, और फिर हो गया महाप्राण। वर्णों को बांटा जाता है निम्न में से, घोष, घोष या सघोष वर्ण कौन से हैं, अघोष कौन से हैं, ठीक है, जिसमें से अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से। देखो जब वायु जो है मुख से, जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं तो वायु निकलती है, तो एक तो वायु कम निकलती है, एक बोलने में, एक बोलने में कम समय लगता है, एक बोलते समय वायु अधिक निकलेगी, ठीक है, और दूसरा बोलने में अधिक समय लगेगा। ये होते हैं महाप्राण। उसके बाद अघोष, जिनमें केवल सांस का, श्वास का प्रयोग होता है, श्वास का प्रयोग होता है, वे अघोष होते हैं। घोष कौन से होते हैं, जिनमें नाद या गूंज होती है, नाद या गूंज होती है, वे होते हैं घोष। अब मैं कहूं कि नाद या गूंज के आधार पर कितने वेद हैं, 2 वेद होते हैं। प्राण तत्व के आधार पर कितने वेद हैं, 2 वेद होते हैं। अघोष वे, सघोष वे होते हैं जिनमें गूंज उत्पन्न होती है, अघोष वे होते हैं जिनमें गूंज उत्पन्न नहीं होती, केवल हमारे सांस जो है, श्वास का प्रयोग होता है। अल्पप्राण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय एक तो कम समय लगता है, और एक वायु जो प्राण वायु मुख से है वो कम निकलती है, क्योंकि हम जब भी बोलेंगे तो वायु तो बाहर निकलेगी, तो इसमें कम निकलती है, इसमें अधिक समय लगता है और वायु अधिक निकलती है। तो जो वर्ग, 5 वर्ग होते हैं देखो, एक तो, एक तो कै, ख, ग, घ और य हो गया। उसके बाद च, छ, ज, झ और ये हो गया। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और अण हो गया। उसके बाद त, थ, द, ध और न हो गया। और उसके बाद 5वां हो गया प, फ, ब, भ और म हो गया। तो इन 5 वर्गों को डिवाइड किया गया है, और इसके साथ स्वर, उसके साथ अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये सारे जितने भी 44 वर्ण हैं, इनके आधार पर, नाद के आधार पर 2 वेद, घोष अघोष, और प्राण तत्व के आधार पर 2 वेद। तो जितने भी वर्ग के जो तीसरे, चौथे और पांचवे होते हैं, ये सारे घोष होते हैं। वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवे, उसके साथ में जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व और है हो गया, तो ये टोटल और 11 स्वर हो गए। तो इन सब में गूंज उत्पन्न होती है, तो टोटल 31 होते हैं, 11 स्वर। और हर वर्ग का तीसरा, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, 15 ये हो गए, पांचों पांतिया 15 ये हो गए, 5 20 और 11 31। बाकी बाकी जो बच गए वर्ग के पहले और दूसरे, ये इनमें सांस का ही प्रयोग होता है, गूंज उत्पन्न नहीं होती है। और जो उष्म व्यंजन होते हैं, स, ये 3 हो गए, यानी कि 13 एगोस होते हैं। है इसमें चला जाएगा, है अलिजिब यंत्र है, इसमें थोड़ी सी गूंज होती है। अल्पप्राण जिसमें वायु कम निकलती है, बोलने में कम समय लगता है, इसमें होता है पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। उसके बाद य, र, ल, व, य, र, ल, व। और कम वायु निकलती, इसमें 11 स्वर भी इंक्लूड होते हैं।
और ये जो अरबी फारसी का जो वर्ण है डै, ये अलग से होता है, ये भी इसमें होता है। ये जिनको द्विगुणित वर्ण बोलते हैं, डै और डै, जिसके नीचे बिंदी आती है, अरबी फारसी वर्ण होते हैं ये। हमारा डै ये है, कह के गए ये अलग है, ये नीचे बिंदी वाला अलग है। और इसमें बच गए कौन से, दूसरे और चौथे। और इसमें बच गया सै है, और एक ये डै, ये डै। तो ये कोई 15 4 19 और 11 26, यानी कि 15 4 19 और 19 30 और 1 31, अल्पप्राण होते हैं 31। ये हो गए 5 दूनी 10, 4 14 और 1 15, महाप्राण होते हैं 15। ये प्राण तत्व के आधार पर होते हैं। तो ये हमारा जो वर्ण का टॉपिक था उसमें 4 चीजें बची हुई थी, तो ये आज हमारी खत्म होती है। ठीक है। ठीक। ना जी, छुट्टी कल करांगे।